Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Hello, dear students, welcome to lecture number 16 of chapter number 22 of NBF Biology second year. And today, we are going to discuss the inheritance of flower color of sweet pea, that is Lathyrus odoratus, which is an example of duplicate recessive epistasis and complementary gene interaction. So, let's begin the lecture. इसके बाद हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं एपिस्टेसिस की, और वो एग्जाम्पल है फ्लावर कलर ऑफ स्वीट पी। फ्लावर कलर ऑफ स्वीट पी, स्वीट पी जिसका बोटेनिकल नेम है लिथायरस ओडोरेटस। एक पी प्लांट मेंडल ने यूज किया था अपने रिसर्च वर्क के अंदर, वो स्वीट पी नहीं है, वो गार्डन पी कहलाता है, उसे गार्डन पी कहते हैं और उसका बोटेनिकल नेम है पाइजम सैटिवम, जबकि ये स्वीट पी ये लिथायरस ओडोरेटस है। अच्छा, स्वीट पी में जो फ्लावर कलर पाया जाता है वो दो किस्म का फ्लावर कलर है। फ्लावर कलर की दो अक़साम यहाँ पर पाई जाती हैं, उनमें से एक फ्लावर कलर कहलाता है पर्पल और दूसरे फ्लावर कलर को वाइट कहा जाएगा। पर्पल एंड वाइट are two flower colors found in sweet pea. पर्पल फ्लावर कलर बज़ाहिर डोमिनेंट है ओवर द वाइट फ्लावर कलर। पर्पल फ्लावर कलर एक पिगमेंट की वजह से डेवलप होता है, उस पिगमेंट का नाम है एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन ये इनकी फ्लावर पेटल्स में प्रोड्यूस होने वाला एक पिगमेंट है, एंथोसाइनिन, जो कि एक पर्पल कलर का पिगमेंट है, पर्पल पिगमेंट। और इस पर्पल पिगमेंट की वजह से इनके फ्लावर का कलर पर्पल होता है, और जब ये एंथोसाइनिन प्रोड्यूस ना हो तो ऐसी सूरत में कलर वाइट हो जाएगा फ्लावर का। तो दो किस्म का ये फ्लावर कलर यहाँ पे पाया जाता है। अच्छा, अब ये जो एंथोसाइनिन की प्रोडक्शन है, इट इज कंट्रोल्ड बाय टू डिफरेंट जीन लोसाई। इट्स प्रोडक्शन इज कंट्रोल्ड बाय टू डिफरेंट जीन पेयर्स, टू जीन लोसाए। इसमें देखिए, एक लोकस 1 कहलाएगी और दूसरी लोकस 2। लोकस 1 एंड द लोकस 2, दो डिफरेंट लोसाए इस एंथोसाइनिन की प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। यानी इसका मतलब है कि फ्लावर कलर इन स्वीट पी इज कंट्रोल्ड बाय टू डिफरेंट जीन लोसाए। इसमें जो लोकस 1 है उसका क्या रोल है? लोकस 1 के ऊपर दो किस्म के यहाँ पर अलील्स मौजूद हो सकते हैं। एक अलील उसे आप कैपिटल ए से प्रेजेंट कर सकते हैं और दूसरे को स्मॉल ए से। सिमिलरली दूसरे लोकस के ऊपर भी दो किस्म के अलील्स पॉसिबल हैं, एक को आप कैपिटल बी से प्रेजेंट करेंगे, दूसरे को स्मॉल बी से। दरअसल ये लोकस 1 का कैपिटल ए एक प्रिकर्सर सबस्ट्रेट फॉर्म करता है। इट्स सिंथेसाइज प्रिकर्सर सब्सटेंस। प्रिकर्सर किसे कहते हैं? प्रिकर्सर एक रॉ मटेरियल होता है किसी चीज को बनाने के लिए, यानी एंथोसाइनिन को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, तो वो रॉ मटेरियल एक प्रिकर्सर कहलाएगा। तो सिंथेसाइज अ प्रिकर्सर सब्सटेंस, यही प्रिकर्सर सब्सटेंस जो कैपिटल ए ने सिंथेसाइज किया है, इसको बाद में फिर कैपिटल बी मॉडिफाई करता है और एंथोसाइनिन में कन्वर्ट कर देता है। कैपिटल बी क्या करता है? इट कन्वर्ट्स द प्रिकर्सर सब्सटेंस इनटू एंथोसाइनिन। जो प्रिकर्सर सब्सटेंस है उसको ये एंथोसाइनिन में कन्वर्ट करेगा। प्रिकर्सर सब्सटेंस इनटू एंथोसाइनिन, और जब एंथोसाइनिन बन जाएगा तो इसकी वजह से फिर कलर डेवलप हो जाना है फ्लावर में, और फ्लावर कलर पर्पल हो जाएगा। तो कैपिटल ए जो कि एक प्रिकर्सर सब्सटेंस बनाता है, तो फिर कैपिटल बी इसको कन्वर्ट करता है। अगर कैपिटल ए ना हो
तो खाली कैपिटल बी उसको एंथोसाइनिन में कन्वर्ट नहीं कर सकता। जाहिर है पहले ये चीज़ बनेगी तो फिर ये इसमें कन्वर्ट होगी ना। यानी यूँ समझ लें कि ये दो रिएक्शंस हैं। सबसे पहले दरमियान में यानी एक इनिशियल कंपाउंड है, एक इनिशियल सबस्ट्रेट है, इनिशियल सबस्ट्रेट is converted into an intermediate compound. This intermediate compound is actually the precursor substance. ये जो precursor substance हम कह रहे हैं ना, this precursor substance is an intermediate compound. और उसके बाद फिर इस intermediate compound के बाद आगे एंथोसाइनिन फॉर्म होगा जिससे कलर डेवलप होना है। यानी दो रिएक्शंस में ये एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, पहला रिएक्शन और ये दूसरा रिएक्शन। पहले रिएक्शन के लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड है वो दरअसल इस कैपिटल ए के जरिए सिंथेसाइज होगा वो एंजाइम, और उसने इस पहले रिएक्शन को कंट्रोल करना है, उससे ये प्रीकर्सर सब्सटेंस जिसे हम इंटरमीडिएट कंपाउंड कह रहे हैं ये प्रोड्यूस होगा। जब ये प्रोड्यूस होगा तो उसके बाद फिर इसकी कन्वर्जन एंथोसाइनिन में मुमकिन हो सकेगी बाय मींस ऑफ कैपिटल बी, क्योंकि कैपिटल बी एक और एंजाइम सिंथेसाइज करेगा जिससे ये इंटरमीडिएट कंपाउंड एंथोसाइनिन में कन्वर्ट हो सकेगा। अब ये दोनों डोमिनेंट जीन हैं और इनकी जो रिसेसिव फॉर्म्स हैं, जैसे कैपिटल ए की रिसेसिव फॉर्म है स्मॉल ए और कैपिटल बी की रिसेसिव फॉर्म स्मॉल बी। याद रखो कि ये जो स्मॉल ए है ये इनहिबिट करता है इस प्रीकर्सर सब्सटेंस की सिंथेसिस को, यानी जो एंजाइम 1 यहां पर इसके जरिए पैदा होना था स्मॉल ए उसको इनहिबिट करेगा। ये एक इनहिबिटरी जीन है, इनहिबिटरी, इसने अपनी कैपिटल ए वाली एक्सप्रेशन को इनहिबिट करना, लेकिन चूंकि ये रिसेसिव है तो अगर ये कैपिटल ए के साथ आएगा तो ऐसी सूरत में ये कैपिटल ए को इनहिबिट नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि कैपिटल ए इज डोमिनेट ओवर द स्मॉल ए। अगर कैपिटल ए स्मॉल ए के साथ इकट्ठा हो जाए हेटेरोजाइगस स्टेट में तो फिर कैपिटल ए की ही एक्सप्रेशन होनी है, स्मॉल ए की एक्सप्रेशन नहीं होनी। ओके, फिर इसी तरह से आप देखिए कि ये इस लोकस के ऊपर भी कैपिटल बी डोमिनेंट है और इसकी रिसेसिव फॉर्म स्मॉल बी ये इस फंक्शन को इनहिबिट करेगी। ये भी एक इनहिबिटरी जीन है, दिस इज ऑल्सो इनहिबिटरी जीन। ये भी अगर कैपिटल बी के साथ हेटेरोजाइगस स्टेट में आए तो ऐसी सूरत में ये एक्सप्रेस नहीं करेगी, क्योंकि ऐसी सूरत में सिर्फ यही जीन कैपिटल बी एक्सप्रेस करेगा। ये स्मॉल बी की एक्सप्रेशन सिर्फ होमोजाइगस स्टेट में होगी, जब स्मॉल बी हो तब ये इस फंक्शन को इनहिबिट करेगा ये जीन। तो इस तरह से आप देखिए कि ये दो लोसाई के ऊपर मौजूद। अब आप देखिए अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर, यहां पर हम जीनोटाइप्स की पॉसिबिलिटी लिखते हैं, अगर कोई इंडिविजुअल है उसके पास ये जीनोटाइप है कैपिटल ए और कैपिटल बी, तो अब आप देखिए कि यहां पर वो जो प्रीकर्सर सब्सटेंस है उसकी फॉर्मेशन होगी, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड प्रोड्यूस होगा, पहला रिएक्शन यहां पर परफॉर्म होगा और फिर दूसरा भी परफॉर्म होगा क्योंकि कैपिटल बी भी मौजूद है। इसका मतलब है कि फ्लावर कलर कैसा हो जाना चाहिए, पर्पल हो जाना चाहिए, क्योंकि एंथोसाइनिन की प्रोडक्शन होगी तो फ्लावर कलर बिकम्स पर्पल। तो ऐसी सूरत में पर्पल फ्लावर कलर विल बी डेवलप। लेकिन अगर ये कैपिटल ए के साथ स्मॉल ए और इधर से कैपिटल बी और कैपिटल बी आता है तो कैपिटल ए स्मॉल ए की प्रेजेंस में एक्सप्रेस करेगा और इधर से इसकी भी एक्सप्रेशन हो रही है, तो अब की दफ़ा भी फ्लावर कलर पर्पल ही आना है। अच्छा, अगर ये स्मॉल ए आ गया, इधर बेशक कैपिटल बी हुआ, तो यहाँ पर देखो स्मॉल ए की मौजूदगी में वो जो पहला सब्सटेंस है वो कन्वर्ट नहीं होगा इंटरमीडिएट कंपाउंड में, इनिशियल कंपाउंड इंटरमीडिएट कंपाउंड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। जब वो कन्वर्ट नहीं होगा तो ऐसी सूरत में आगे फिर एंथोसाइनिन की प्रोडक्शन भी नहीं हो पाएगी। यानी दूसरे लफ्जों में आप यूं कह लें कि अगर ये इस लोकस के ऊपर स्मॉल ए जीनोटाइप आ गया तो इस स्मॉल ए ने दूसरे लोकस के इस जीनोटाइप को हाइड कर देना है, यानी ये जीनोटाइप भी फिर एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो ऐसी सूरत में फ्लावर कलर क्या हो जाएगा, वाइट। ऐसी सूरत में फ्लावर कलर विल बी वाइट। और इसी तरह से आप देखिए कि मजीद पॉसिबिलिटीज़ का अगर हम जिक्र करें यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर चेंज करते हैं हम इस तरह से कैपिटल ए रखते हैं और यहाँ पर हम कैपिटल बी स्मॉल बी रखते हैं, तो ऐसी सूरत में भी पर्पल कलर डेवलप होगा, पर्पल, क्योंकि कैपिटल ए और इधर से कैपिटल बी। यहाँ पर अगेन इसी तरह से ये होमोजाइगस रखें, लेकिन इसको अगर हम स्मॉल बी कर दें तो ये वाइट हो जाएगा, वाइट।
अच्छा, अगर ये दोनों हेटेरोजाइगस स्टेट में हो, दोनों हेटेरोजाइगस स्टेट में, तो अब क्या पॉसिबिलिटी है? तो अब भी पॉसिबिलिटी है कि पर्पल कलर डेवलप होगा, क्योंकि दोनों जीन लोसाई के जब तक एक एक डोमिनेंट जीन मौजूद हैं तो फिर पर्पल कलर है। और अगर किसी भी एक लोकस के ऊपर, जैसा कि आपने यहां पे देखा कि एक लोकस पर ये स्मॉल ए आया, यहां पर बेशक कैपिटल बी है तो वाइट हो जाएगा। यहां पर देखिए, अगर आप कैपिटल ए रखते हैं और इधर स्मॉल बी रखते हैं तो ऐसी सूरत में भी वाइट कलर डेवलप होना है। यानी पर्पल होने के लिए जरूरी है कि दोनों जीन लोसाई के ऊपर कम से कम एक डोमिनेंट जीन जरूर मौजूद हो। कम से कम एक डोमिनेंट जीन जब तक दोनों लोसाई के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करता होगा तब तक पर्पल कलर डेवलप नहीं होना। कम से कम एक डोमिनेंट जीन। तो इसी वजह से इस फेनोमेनॉन को नाम दिया गया है कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। इसको कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन क्यों कहा जाता है? कि यहां पर ये दोनों डोमिनेंट जीन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। यानी पहले ये जो कैपिटल ए है वो एक सब्सटेंस तैयार करता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पहले इनिशियल सबस्ट्रेट को इंटरमीडिएट कंपाउंड में कन्वर्ट किया जाएगा बाय मींस ऑफ कैपिटल ए, और फिर उसके बाद इस इंटरमीडिएट कंपाउंड को एंथोसाइनिन में कन्वर्ट किया जाएगा बाय मींस ऑफ कैपिटल बी। यानी ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को सहारा दे रहे हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो इस वजह से इस तरह का जो जीन इंटरेक्शन होता है इसे कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन कहते हैं। दिस इज अ काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन, ये कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन कहलाता है। और इसके साथ साथ, इसको कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन के साथ साथ एपिस्टेसिस में कैसे फिट करेंगे आप? एपिस्टेसिस में इस तरह से फिट करेंगे कि यहां पर देखो, दोनों जीन लोसाई के ऊपर जो रिसेसिव जीन्स हैं वो एक दूसरे की एक्सप्रेशन को हाइड कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये इधर, जैसे आप देख रहे हैं, स्मॉल बी आ गया तो उसने इसकी एक्सप्रेशन को छुपा दिया है, तो ये एपिस्टेटिक बन गया, ये हाइपोस्टेटिक बन गया। और अगर ये इस केस को आप देखिए, यहां पर स्मॉल ए आ जाए तो ये फिर इस जीन की एक्सप्रेशन को हाइड कर देगा, यानी ये इस केस में एपिस्टेटिक बन जाएगा और कैपिटल बी इस केस में हाइपोस्टेटिक बन जाएगा। यानी इसका मतलब है कि यहां पर कोई एक जीन नहीं है जो एपिस्टेटिक इन नेचर है, दोनों लोसाई के रिसेसिव जीन एपिस्टेसिस का रोल परफॉर्म कर रहे हैं। इस वजह से आप इस फेनोमेनॉन को डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस भी कह सकते हैं। ये रिसेसिव एपिस्टेसिस है, जिस तरह से अभी आपने लैब्राडोर में कोट कलर देखा था, उसमें ये जो स्मॉल ई एपिस्टेटिक जीन थी वो भी एक रिसेसिव एपिस्टेसिस थी, लेकिन उसमें दूसरे लोकस का कोई जीन एपिस्टेटिक नहीं बनता था, तो वो सिंगल एपिस्टेसिस थी। जबकि ये डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस कहलाएगी, डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस। तो आपने इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को याद रखना है। शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन एंड व्हाट इज डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस। देखो, कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन क्या होता है कि व्हेन a trait is controlled by the combination effect of two gene loci, by the combination effect of two gene loci is called complementary gene interaction. Complementary gene interaction को आप कैसे define करेंगे कि when a trait is controlled by the combination effect of two gene loci, this kind of interaction of the gene is called complementary gene interaction. देखो, दो मुख्तलिफ जीन पेयर्स हैं, दो मुख्तलिफ लोसाई हैं, उन दोनों की डोमिनेंट जीन मिलकर अगर ट्रेट को कंट्रोल करिए तो ये कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन है। और रिसेसिव एपिस्टेसिस को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? रिसेसिव एपिस्टेसिस को आप यूं डिफाइन करेंगे कि व्हेन द रिसेसिव एलील ऑफ वन जीन पेयर इनहिबिट्स एक्सप्रेशन ऑफ द डोमिनेंट एलील ऑफ द अदर जीन पेयर एंड वाइस वर्सा। यानी दूसरे जीन पेयर में भी ऐसा ही हो कि उसकी भी रिसेसिव एलील दूसरे जीन पेयर की डोमिनेंट जीन की एक्सप्रेशन को हाइड करें। तो इस तरह से अगर दो जीन पेयर की रिसेसिव एलील एक दूसरे की डोमिनेंट एलील्स की एक्सप्रेशन को हाइड करें, तो दिस काइंड ऑफ एपिस्टेसिस इज नोन एज डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस। तो ये डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस का केस बना है इस तरह से। अब देखो, इसका अगर हम इनहेरिटेंस पैटर्न ट्रेस आउट करें तो इसके इनहेरिटेंस पैटर्न को ट्रेस करने के लिए यहाँ पर देखिए हम एक क्रॉस बनाते हैं और उससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि इनका इनहेरिटेंस पैटर्न कैसा होगा। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे
इंडिविजुअल लेते हैं जिसमें एक जीन पेयर इस तरह से होमोजाइगस स्टेट में है डोमिनेंट और दूसरा जीन पेयर होमोजाइगस स्टेट में रिसेसिव है, और इसको क्रॉस करते हैं स्मॉल ए और इधर से कैपिटल बी। आप देखिए ए लोकस के ऊपर यहाँ डोमिनेंट स्टेट नज़र आ रही है और यहाँ पर ए लोकस के ऊपर रिसेसिव स्टेट नज़र आ रही है, जबकि बी लोकस में यहाँ पर रिसेसिव स्टेट है, जबकि बी लोकस की यहाँ पर आपको डोमिनेंट स्टेट नज़र आ रही है। और आपको याद होगा कि अगर ये दोनों लोसाई में से किसी एक लोकस के ऊपर रिसेसिव जीनोटाइप प्रेजेंट हो तो दूसरे लोकस का जीनोटाइप एक्सप्रेस नहीं करता, यानी एपिस्टेसिस कॉज हो जाती है, और इस केस में भी एपिस्टेसिस कॉज होगी। और जब भी एपिस्टेसिस कॉज होगी तो इनका फ्लावर कलर कैसा हो जाएगा, इनका फ्लावर कलर वाइट हो जाएगा। तो ये भी वाइट फ्लावर प्लांट है और ये भी वाइट फ्लावर प्लांट है। तो ये दो वाइट फ्लावर प्लांट्स को हम क्रॉस फर्टिलाइज करने जा रहे हैं और दोनों अपने वाइट फ्लावर के लिए होमोजाइगस हैं, ट्रू ब्रीड हैं। अब आप देखिए इससे जो गैमीट्स ड्राइव होंगे वो सारे गैमीट्स एक ही तरह के होंगे, कैपिटल ए और स्मॉल बी उसके अंदर मौजूद होगा। यहाँ से भी सेम टाइप के गैमीट प्रोड्यूस होने, स्मॉल ए और कैपिटल बी उसके अंदर कम्बिनेशन आएगा। अगर आप इनके गैमीट्स को आपस में यूँ इस तरह से फर्टिलाइज करवाते हैं तो यहाँ पर जो हमारे पास जीनोटाइप की पॉसिबिलिटी है वो कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। अब आप देखिए दोनों जीन पेयर्स में से कम एक डोमिनेंट जीन का यहाँ पर होना ज़रूरी है पर्पल कलर डेवलप करने के लिए। तो इधर से कैपिटल ए आ गया और इधर से कैपिटल बी, तो इसका मतलब है दोनों यहाँ पर अपनी एक्सप्रेशन दे पाएंगे, और जब दोनों की एक्सप्रेशन आएगी तो कलर डेवलप हो जाएगा, दैट इज़ पर्पल। तो यहाँ पर सारे के सारे फ्लावर्स पर्पल फ्लावर्स पैदा होंगे। आप देखें कि दो वाइट फ्लावर प्लांट्स को क्रॉस फर्टिलाइज किया जाता है तो सारे पर्पल फ्लावर प्लांट पैदा होते हैं। अब देखो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये भी वाइट फ्लावर प्लांट था, ये भी वाइट फ्लावर प्लांट था, ये सेल्फ फर्टिलाइज किया जाता तो सारे वाइट पैदा करता है, इसको सेल्फ फर्टिलाइज किया जाता तो ये सारे वाइट पैदा करता। लेकिन जब इनको यूं क्रॉस फर्टिलाइज किया दो वाइट को तो ऐसी सूरत में पर्पल आ गए। तो अब ये एक बड़ी अनोखी सी ऑब्जर्वेशन नज़र आ रही है कि दो वाइट फ्लावर प्लांट को क्रॉस किया जाए तो पर्पल डेवलप हो। चलें इसको हम इस तरह से अगर अपेरेंटली लॉजिक बनाएं, अभी ये जीनोटाइप्स का अगर हमें ना भी पता हो तो हम ये कह सकते हैं कि सपोज करें ये वाइट जो था ये डोमिनेंट था और पर्पल रिसेसिव है, या फिर अगर ये पर्पल डोमिनेंट है तो वाइट रिसेसिव है। लेकिन ये बड़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की कहानी बन रही है क्योंकि दो रिसेसिव को इस तरह से क्रॉस फर्टिलाइज किया जाए तो रिसेसिव आना चाहिए, यानी इधर वाइट होना चाहिए, और दो अगर डोमिनेंट को आपस में क्रॉस किया जाए तो यहाँ पर डोमिनेंट आना चाहिए, यहाँ पे रिसेसिव नहीं होना चाहिए। तो ये बड़ी एक यूनिक किस्म की ऑब्जर्वेशन यहाँ पे आई थी। और उसके बाद फिर जब इसको फर्दर सेल्फ फर्टिलाइज करके देखा इस प्लांट को तो उसमें यहाँ पर अगेन जो रेशो आया वो बड़ा मुख्तलिफ किस्म का रेशो था। तो उसकी वजह से फिर ये अंदाज़ा लगाया कि इसमें क्या प्रॉब्लम होगा, तो वो आखिरकार जाकर ये बात समझ में आई है कि यहाँ पर ये एपिस्टेसिस और डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस है। अब आप देखिए कि इसको अगर हम सेल्फ फर्टिलाइज करते हैं तो इसकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन से आगे क्या होने वाला है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन का मतलब होगा मेल गैमीट्स बीसी के होंगे और फीमेल गैमीट्स बीसी के होंगे। मेल गैमीट्स की फॉर्मेशन के दौरान ये एज यूजुअल 4 टाइप की गैमीट्स पॉसिबल हैं, कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी एक गैमिट में, कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी दूसरे गैमिट में, स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी तीसरे गैमिट में और स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी चौथे गैमिट में। इसी तरह से यहाँ पर फीमेल गैमिट्स की फॉर्मेशन होगी तो उसमें भी 4 काइंड के गैमिट्स पॉसिबल हैं। यही 4 टाइप के गैमिट्स यहाँ से ड्राइव होंगे और इन 4 टाइप के गैमिट्स को इन 4 टाइप के गैमिट्स से आप रैंडमली फर्टिलाइज करके देखें, उसी तरह से वो चेकर बोर्ड बनेगा, यहाँ पर पनेट स्क्वायर बनेगा। और जब आप इसको क्रॉस करके देखेंगे आपके पास बुक के अंदर भी इसी तरह का एक टेबल बना हुआ है, आप वहाँ से भी इसको फॉलो कर सकते हैं। तो आप जब इनको यूँ क्रॉस फर्टिलाइज करके देखते हैं तो आपके पास देखिए रिजल्ट क्या आता है। तो आपके पास यहाँ पर रिजल्ट आएगा 9:7। तो ये 9:7 का अपीयर होना ये एक डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस का केस है। हाँ जी बेटा, तो ये आपने देखा कि 9:7 अपीयर होता है। तो 9:7 में पर्पल आपके पास आ जाते हैं 9 पर्पल हो जाएंगे और 7 वाइट हो जाएंगे। अब ये जो रेशो आपके पास आया 9:7,
ये रेशो जाहिर है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में इस तरह से नहीं होता ना। मोनोहाइब्रिड क्रॉस अगर आप परफॉर्म कर रहे हो तो उसमें तो वो 3:1 परफॉर्म होता है उसमें डोमिनेंट और रिसेसिव के दरमियान, लेकिन ये 9:7 ये वो 3:1 से बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो इस तरह से ये बात समझ में आती है कि ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस वाला पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस नहीं है, बल्कि ये एक डिफरेंट मोड ऑफ इनहेरिटेंस है। और ये जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन हुई तो ये बात कंफर्म होगी कि वाकई ये एक डिफरेंट मोड ऑफ इनहेरिटेंस था और ये एक डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस का केस है, या इसको कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन भी कहा जाता है। ठीक है जी। तो इस तरह से आपने एपिस्टेसिस के केस में ये 2 एग्जांपल्स लर्न किए हैं, उसमें एक कोड कलर ऑफ लैब्राडोर और दूसरा फ्लावर कलर ऑफ स्वीट पी या लेथायरस ओडोरेटस। अब आपसे यहाँ पर भी देखिए MCQs में ये जितने भी मैंने आपको जीनोटाइप्स बताए थे और इनके फिनोटाइप्स, तो इनकी जीनोटाइप और फिनोटाइप की रेंज पूछी जा सकती है। शॉर्ट क्वेश्चन में MCQs में आपसे कोई भी जीनोटाइप या फिनोटाइप देकर उसका पूछा जा सकता है। और इसके अलावा ये जो शॉर्ट क्वेश्चन मैंने 2 बताए हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंट्रैक्शन या फिर डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस से क्या मतलब है, इन दोनों के बारे में भी आपने ज़रूर याद रखना है। ये दोनों टॉपिक जो अभी हमने कवर किए हैं ना, ये इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन में भी आते होते हैं, इस हवाले से भी आप इनको याद रखिए। ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह फिर इससे अगला टॉपिक हम शुरू करेंगे कल। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.